स्टूडेंट्स, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के इस सेशन में मैं आपको क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र में जो बिहार बोर्ड का अपना चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रोजगार एवं सेवाओं का परिचय क्या है। इस चैप्टर में रोजगार एवं सेवाओं के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक विकास के क्षेत्र। आर्थिक विकास के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जिनका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया है आर्थिक विकास का क्षेत्र। तो आर्थिक विकास के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग या आर्थिक विकास के वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक नजर उन पे भी अपन देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र आता है उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का जो है द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हम देखें तीसरा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का, वो है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करें प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र की, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज का उत्पादन होता है। उत्पादन किसके माध्यम से हो रहा है? कृषि के माध्यम से। फिर जो कृषि के माध्यम से उत्पादन हो रहा है और जो कच्चा माल उत्पादित हो रहा है, यानी कि कच्चे माल को क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो उस रॉ मटेरियल या कच्चे माल को उद्योगों में ले जाकर उनसे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर की प्रोसेस हुई? प्रोडक्ट बनाने की या उत्पाद बनाने की दूसरे नंबर की प्रोसेस हुई। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है? यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि उद्योग क्षेत्र जो है द्वितीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो किसी चीज का जो है उत्पादन होना जरूरी है। ठीक है, तो कृषि के माध्यम से, खेती के माध्यम से हम कई सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, कई सारे अनाजों को उगाते हैं और भी अन्य चीज़ों को उगाते हैं। फिर जब वो कच्चा माल यानी कि जो कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है, उस कच्चे माल को उद्योगों में भेजा जाता है। फिर उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर उन वस्तुओं को भी बेचने में कई सारे लोगों की भागीदारी होती है, जैसे कि सबसे पहले तो उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे मजदूर, और वो जिस उद्योग में काम कर रहे हो उस उद्योग के मालिक भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, प्रबंधक होंगे, अन्य कर्मचारी भी होंगे जो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। फिर ये जो द्वितीयक क्षेत्र है उससे निकल के जो कर्मचारी आ रहे हैं, यानी कि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपनी क्या दे रहे हैं, उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं किस रूप में दे रहे हैं? मान लो कि उस कंपनी का या उस उद्योग का एक कोई मैनेजर है, उसके नीचे भी अन्य कर्मचारी हैं या उसके ऊपर भी अन्य कर्मचारी हैं, तो वो उस उद्योग में अपनी क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। और एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र से किस तरीके से संबंधित है, या उद्योग क्षेत्र के बाद ही सेवा क्षेत्र को क्यों रखा गया है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के बाद ही सेवा क्षेत्र को क्यों रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र के बाद तृतीयक क्षेत्र आएगा, मतलब तीसरा क्षेत्र आएगा, और तीसरा क्षेत्र किसे कहा गया है? सेवा क्षेत्र को कहा गया है। तो सेवा क्षेत्र में वो सारे व्यक्ति आते हैं जो अपनी सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में देते हैं, अलग अलग जगह देते हैं। जैसे कि उद्योग से जो भी पैसा बन रहा है, यानी कि जो भी पूंजी एक उद्योग के माध्यम से बन रही है, तो वो पूंजी जो है उस कंपनी का मालिक होगा या उद्योग का मालिक होगा या अन्य कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो अपना पैसा बचत के रूप में बैंक में जमा करेंगे या उस पैसे से कुछ दूसरी सेवा लेंगे।
या फिर उस पैसे से अपना इलाज कराएंगे यानी अस्पताल की सेवा लेंगे। तो जितनी भी सेवाएं एक व्यक्ति ले रहा है तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रही हैं? वो आ रही हैं आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको ऐसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों को क्रम से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। तो अब आगे बढ़े। अब हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रोजगार एवं सेवाएं, यानी कि रोजगार जो है, सेवाओं के माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में ओवरऑल पूरा चैप्टर है। तो अब हम इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवा क्षेत्र की भूमिका, यानी कि सेवा क्षेत्र की रोजगार में किस तरीके से भूमिका है, सेवा क्षेत्र की देश की आर्थिक व्यवस्था में किस तरीके से योगदान है, सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास में किस तरीके से अपना योगदान देता है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। वर्तमान में अगर आपको पता हो तो सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का ही योगदान है। ठीक है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का। तो इसलिए हम इसकी जो है सेवा क्षेत्र की भूमिका के बारे में जानेंगे कि एक व्यक्ति को रोजगार देने में और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है या सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सेवा क्षेत्र के भाग, सेवा क्षेत्र के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सेवा क्षेत्र का महत्व क्या होता है। पहले भूमिका जानेंगे, उसके बाद जानेंगे सेवा क्षेत्र के भागों के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है। तो चलिए देखें। आगे परिचय में हम जानेंगे कि रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, यानी कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से भारत ने विश्व के लिए कितनी सेवाएं दी हैं और वो सेवाएं किस तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था में और विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से योगदान देती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानेंगे। आगे जानेंगे कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। उसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, यानी कि वर्तमान में जो मंदी की स्थिति कई सारे जगहों पर चल रही है, उस मंदी का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ता है, यानी कि इस मंदी के द्वारा सेवा क्षेत्र के द्वारा, इस मंदी के कारण सेवा क्षेत्र के द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मंदी के इस दौर में सेवा क्षेत्र का देश की जीडीपी को बढ़ाने में कितना योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये तो बात हुई क्या, ये बात हुई हमारे रोजगार एवं सेवाओं के परिचय के बारे में। तो परिचय को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं। अब चूंकि चैप्टर का नाम ही है रोजगार एवं सेवाएं, तो सबसे पहले हम अलग अलग करके ये जान लेते हैं कि रोजगार क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है, सेवाएं क्या होती हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी अगर आपको समझ में आ जाएगी, जो इसके मुख्य शब्द हैं, इस पाठ के जो मुख्य शब्द हैं रोजगार, बेरोजगार, सेवा क्षेत्र यानी कि रोजगार एवं सेवाएं, तो अगर आपको इसकी जो बेसिक शब्दावली है उसके अर्थ समझ में आ जाएंगे तो आगे का पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी को। तो पहली बात क्या है, पहली बात है यहाँ पे, पहली चीज हम देखने जा रहे हैं रोजगार। रोजगार क्या होता है, ठीक है। अब आसान सी भाषा में बात करें तो काम के बदले अगर हमें पैसा मिल रहा है तो वो क्या है, रोजगार है। ठीक है, चलिए तो अब अपन एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में इसको समझते हैं रोजगार। तो यहाँ पे दिया गया है कि रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है,
मानव संसाधन यानी कि क्या, आप और हम क्या है, एक मानव है, एक ह्यूमन है, एक इंसान है, तो हम भी क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्सेस है। काम कौन करता है, आप और हम करते हैं। चीज़ों का उपयोग करके, मशीनों का उपयोग करके, अदर नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करके काम कौन करता है, काम हम और आप करते हैं, यानी कि मानव, यानी कि ह्यूमन या इंसान। ठीक है, तो अपन क्या हुए, अपन हुए मानव संसाधन। तो यहाँ पे दिया गया है कि रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके। किसकी, देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं। एक नॉर्मल इंसान की बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है कि हमें खाने को खाना मिल सके, ठीक है, खाने को रोटी मिल सके, पहनने को कपड़ा और रहने को एक मकान मिल सके। बुनियादी आवश्यकताएं तो यही है, बाकी तो इच्छाएं असीमित हैं हर इंसान की, लेकिन बुनियादी आवश्यकताएं जो है या न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़े और रहने को एक घर मिल जाए, बस इतना काफ़ी होता है। ठीक है, तो रोजगार की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, एक बार अपन फिर से रीड करते हैं जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को, यानी कि आपको और हमें देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये हो गई बात किसकी, रोजगार की बात हो गई। अब बात करें कि बेरोजगार क्या होता है। ठीक है, अब बेरोजगार की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनना। हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। बेरोजगार क्या होता है, तो ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता है। काम करने के लायक भी होते हैं और काम करने के इच्छुक भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने मन के मुताबिक काम नहीं मिलता है। जिस योग्यता को वो धारण करते हैं, जो क्वालिफिकेशन उनके पास है, उसके मुताबिक उन्हें काम नहीं मिलता है और जितना वो पैसा चाहते हैं उतने पैसे पे काम नहीं मिलता है, यानी कि जितनी योग्यता है उस योग्यता से कम पैसे पे काम उन्हें मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बेरोजगार। यानी कि जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, काम करने के काबिल है, सारी योग्यताएं धारण भी करता है, लेकिन उस योग्यता के मुताबिक उतने पारिश्रमिक यानी कि जितना वो अपना श्रम देगा, जितना वो परिश्रम देगा, उसके बदले उतने ही पैसे उनको मिले, लेकिन अपने परिश्रम के बदले उतने ही पैसे उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिलता है, आसान सी भाषा में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, इस सिचुएशन को बेरोजगारी और ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। चलिए अब बात करें हम अपनी तीसरी परिभाषा की, सेवा क्षेत्र की, कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, जिस पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, ठीक है, शारीरिक शक्ति भी लगे, कार्य क्षमता भी हो, ठीक है, और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सेवा क्षेत्र में एक व्यक्ति को काम करने की? सबसे पहली बात, शारीरिक शक्ति हो कि भाई वो शरीर से इतना स्वस्थ हो कि काम कर पाए। दूसरी बात, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता हो, वर्किंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो कि वहाँ जाए तो वो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी कर पाए। उसके बाद दक्षता, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दक्षता, जिसको कहा जाता है स्किल या कुशलता।
तो उसके पास काम करने की स्किल हो, दक्षता हो या कुशलता भी हो, यानी कि जिस काम के लिए वो करना चाह रहा है, जिस काम के लिए वो नौकरी ढूंढ रहा है, वो काम उसे करना भी तो आना चाहिए। शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता के साथ साथ उसके पास वो स्किल होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो इनके आधार पर जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो तीन बातें तो यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि रोजगार क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है। ये तीन डेफिनेशन अपन ने देखी, ये सारी क्लियर हुई आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे। रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पे दिया गया है, उसको भी एक बार फिर से देख लेंगे। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा था, रोजगार को अलग देखा और सेवाओं को अलग देखा। अब रोजगार एवं सेवाएं, इनको मिलाते हैं, ठीक है। तो रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पर इन सब बातों से है। किन बातों से? जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। किस किस माध्यम से? अपने परिश्रम और शिक्षा के माध्यम से। अगर आपको सेवा क्षेत्र में काम करना है, आपको कोई सर्विस करनी है, कोई नौकरी करनी है, कोई जॉब करनी है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आप जो है मेहनती हो, परिश्रमी हो, यानी कि आप अपना श्रम दे पाए उस जगह पे। दूसरी बात, आप जो है किसी विशेष योग्यता को धारित करते हो, यानी कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हो। तो इन दो के बल पे आपको क्या है, आपको रोजगार मिल सकता है। तो रोजगार एवं सेवाओं का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है कि रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ इन बातों से है, जब व्यक्ति अपने परिश्रम, किस किस के माध्यम से? परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। यानी कि व्यक्ति जब अपना परिश्रम और शिक्षा दोनों को मिला देगा और दोनों को मिला के उसको एक रोजगार मिलेगा, तो उसके आधार पे वो क्या कर सकता है? अपना जीवन यापन कर सकता है, उसको पैसे मिलेंगे, अपना जीवन भी चला सकता है, साथ ही साथ उसमें से कुछ बचत भी कर सकता है, यानी कि धन एकत्रित भी कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, अब जो धन उसने एकत्रित किया अपनी बचत के माध्यम से, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल, जब उस एकत्रित धन को उसने एज अ पूंजी, यानी पूंजी के रूप में प्रयोग किया और किसी उत्पादन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होता है? तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जब एक व्यक्ति ने, यहाँ पे आप सुनना, यहाँ पे आप एक एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले तो उसने अपने परिश्रम और सेवा के आधार पर कोई नौकरी, परिश्रम और शिक्षा के आधार पर एक नौकरी खोजी, वो नौकरी कर करके अपना जीवन भी चला रहा है, साथ ही साथ कुछ पैसे जमा भी कर रहा है। जब उस पैसे को, बहुत सारे पैसे उसके पास हुए, तो उसने सोचा कि इन पैसे को कहीं और लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, इन पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जाए, पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाए या कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उससे क्या होगा? पैसे से भाई पैसा बनेगा। इतनी बात हुई क्लियर। तो जब वो किसी उद्योग में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वहां से प्रोडक्टिविटी होगी तो दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से जो है सेवा क्षेत्र का जन्म होता है या सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। उद्योग से सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं अब अपन, ठीक है। तो अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल है, क्योंकि सेवाओं से रोजगार मिल रहा है और रोजगार से धन एकत्रित करके हम एक और नई सेवा क्रिएट कर रहे हैं, एक और नई सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार और सेवाओं के बीच क्या कनेक्टिविटी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है, बिल्कुल होता है। जितनी ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, सेवा क्षेत्र भी उतनी तेजी से बढ़ता जाएगा। तो रोजगार एवं सेवाओं के बीच जो कनेक्टिविटी है, जो संबंध है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे।
अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर के परिचय में ही आपको बताया था कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र आप देखें तो कृषि क्षेत्र है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। दूसरा क्षेत्र आप देखें तो उद्योग क्षेत्र है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तीसरा क्षेत्र आप देखें तो सेवा क्षेत्र है, यानी कि सर्विस सेक्टर है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों को अपन फिर से बहुत अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा डीप में देख लेते हैं। पहला क्षेत्र जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है कृषि क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहली बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यानी कि कृषि क्षेत्र में काम करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है, यानी कि जितनी भारत की कुल जनसंख्या है उसका 67% जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उनकी आय का साधन, उनके जीवन यापन का साधन क्या है? कृषि है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि जितनी जनसंख्या है उसका 67% यानी कि 50% से 17% ज़्यादा जो है कृषि पर ही निर्भर है। उनकी आय का साधन क्या है? कृषि ही है। तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्षीण हो गए हैं। बिल्कुल हो गए। जब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर होगा तो उसमें रोजगार के अवसर तो कम होंगे ही। कैसे कम होंगे? यानी कि जिस काम को करने में मान लो 2 लोगों की ज़रूरत है और उस काम को करने के लिए 10 लोग खड़े हों, तो उन 10 लोगों में पैसा जो है कम ही आएगा। यानी कि जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उस काम को करने में जब 10 लोग खड़े हों तो अगर 2 लोग करेंगे तो 2 लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसी काम को अगर 10 लोग करने के लिए खड़े हैं तो उनमें पैसा बटेगा, 10 में बटेगा। पहले 2 में बट रहा था, अब 10 में बट रहा है। यानी कि मान लो 100 रुपये 2 लोगों में बटने हैं तो कैसे बटेंगे? 50-50 रुपये बट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब 100 रुपये 10 लोगों में बांटने तो 10-10 रुपये बटेंगे तो सबको 10 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि क्या उस काम का जो 10% कमाई जो लोगों को हो रही है, यानी कि 10 रुपये मिल रहे हैं किसी काम को करने के, तो 10 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या ही हो सकता है 10 रुपये में? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है क्षीण हो गए हैं, यानी कि बहुत ही कम हो गए हैं। फलस्वरूप कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी दिख रही है। छिपी हुई बेरोजगारी से यहाँ पे क्या मतलब है? छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो है कि भारत की 67% जनसंख्या जो है 67% जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जैसे ही मैंने आपको बताया होगा कि कृषि क्षेत्र पर 67% जनसंख्या का बोझ है, यानी कि 67% जनसंख्या तो कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है, यानी कि यहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, वो भी जनसंख्या के इतने बड़े भाग को। लेकिन इसके पीछे की बात आपको पता है? इसके पीछे की बात क्या है कि उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है कृषि क्षेत्र में। उस क्षेत्र में काम करने के उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। कम लोग भी उस क्षेत्र में काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जनसंख्या के पास जो है दूसरी तरफ काम करने के रास्ते नहीं दिख रहे हैं कि वो कृषि क्षेत्र को छोड़ के कहीं दूसरी जगह कुछ काम कर सकें, या फिर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, उनका निवास स्थान उस क्षेत्र में है, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जा पाए काम करने के लिए, और उस क्षेत्र में उन्हें दूसरे काम करने के साधन ही उपलब्ध नहीं है। तो वो क्या करेंगे? या तो दूसरी जगह पलायन करेंगे, यानी कि काम की तलाश में दूसरी जगह जाएंगे, या फिर वहाँ पे जो काम उपलब्ध है वो व्यक्ति वहीं रह के वही काम करेंगे। अब वो व्यक्ति वहीं रह के वही काम करेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, तो उनके ही खुद के ही परिवार के कितने सदस्य सिर्फ वही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आय तो कम होगी ही, इनकम तो कम होगी ही। आगे देखें
तो मैं क्या बात कर रही थी यहाँ पे, छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि दुनिया को तो ये लग रहा है, आपको और हमको तो ये लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उस रोजगार में उनको पैसे कितने मिल रहे हैं। जहां पे 100 रुपए 2 लोगों में बंटने थे, 50-50 रुपए जाने थे, वही 100 रुपए 10 लोगों में बंट रहे हैं और 10-10 रुपए जा रहे हैं। तो आय है कहाँ? आय तो बट गई, वो भी छोटी मात्रा में हो गई, कम मात्रा में हो गई। तो इससे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि लोगों के पास रोजगार तो है, लेकिन वो रोजगार उतना कारगर नहीं है, क्योंकि उस रोजगार में उतने लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसे क्या कहा जाएगा? छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाएगा। देखने में तो लग रहा है कि बहुत से लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम तो हो उस क्षेत्र से या उस सेक्टर से। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? छिपी हुई बेरोजगारी, जो बेरोजगारी दिख नहीं रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी एवं अन्य तरीके की बेरोजगारी पाई जाने लगी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ें कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी भी जुटती चली जा रही है। कैसे? यानी कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच वही भूमि सब लोगों में बट गई। जैसे कि 8 एकड़ भूमि है, ठीक है, और वो भूमि 4 भाइयों के बीच में बट गई, तो वो 2-2 एकड़ सबके हिस्से में गई। अब उन 4 भाइयों के भी बच्चे होंगे तो वो फिर उनमें बट जाएगी। तो कितनी सी जो है भूमि एक व्यक्ति को मिलेगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो भूमि बटती ही जा रही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पा रही, उल्टी घटती ही जा रही है। एक व्यक्ति के हिस्से में जितनी भूमि आ रही है उसकी मात्रा भी उसकी आगे आने वाली पीढ़ी के कारण घट जाएगी, क्योंकि आय का दूसरा साधन है ही नहीं। ठीक है, वो पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर है। उनकी इनकम का साधन, उनकी इनकम का जरिया कृषि ही है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी भी जुटती चली जा रही है, जिससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति घटती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जब 8 एकड़ भूमि एक व्यक्ति के हाथ में थी तो उसके पास तो भाई काफ़ी मात्रा में अनाज आता होगा, काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता होगा। फिर वो उसके 4 बच्चों में बट गई तो उनके पास थोड़ा और कम आने लगा, फिर उसके बाद उन 4 के और बच्चों में बट गई तो फिर क्या ही आएगा, मतलब उत्पादन जो होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, वो बहुत थोड़ी सी होगी। ठीक है, अब समझ में आया कि कृषि क्षेत्र जो है किस तरीके से जो है प्राथमिक क्षेत्र तो है, लेकिन किस तरीके से कृषि क्षेत्र के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बल्कि लोगों की आय में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण आय में कमी ही होती जा रही है। इतनी बात समझ में आई कृषि क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना सा योगदान हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपन उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है? तो रोजगार का दूसरा क्षेत्र, जिसे कि द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, वो है क्या? वो है उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। सबसे पहले उद्योग क्षेत्र को जो है दूसरा क्षेत्र कहा है रोजगार का, उसके बाद क्या कहा है कि इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। तीसरी बात क्या कही कि देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो रही है। रोज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, रोज नए नए इनोवेशन के चलते नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। और उद्योग क्षेत्र में जब वृद्धि होगी तो सेवा क्षेत्र में तो ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी ही। तो यहाँ पे हमने जो है उद्योग क्षेत्र के बारे में जाना।
यानी कि आर्थिक विकास के द्वितीय क्षेत्र के बारे में जाना। तो फटाफट से ये जो स्लाइड है आप फटाफट नोट कर लें, इसके बाद हम चलते हैं अपने तृतीय क्षेत्र की तरफ। तो चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब अपन उद्योग क्षेत्र के बाद चलते हैं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के पास चलते हैं और देखते हैं कि सेवा क्षेत्र से हमें क्या जानकारी जानने को मिलती है। तो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का जन्म कैसे होता है या सेवा क्षेत्र में प्रगति कैसे देखने को मिलती है, वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहली बात हम करें किसकी, उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण का किस तरीके से सेवा क्षेत्र में योगदान है और वैश्वीकरण का किस तरीके से सेवा क्षेत्र को गति प्रदान करने में योगदान है, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण वो होता है कि जब अपने देश की सरकार जो है व्यापार पर से प्रतिबंधों को हटा दे। उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, चलिए यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अपन। उदारीकरण उदारीकरण का क्या अर्थ होता है कि व्यापार पर से प्रतिबंधों को हटाना। व्यापार से प्रतिबंध या प्रतिबंधों को हटाना। अब किस तरीके के प्रतिबंधों को हटाना? ठीक है, कुछ प्रतिबंध तो जरूरी हैं ताकि गलत तरीके से व्यापार ना हो पाए, लेकिन कुछ प्रतिबंध अनुचित होते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक देश को दूसरे देश से व्यापार करना है, लेकिन उन देशों की सरकारों ने अपने देशों पर प्रतिबंध लगा रखे हों, अपने देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हों कि एक देश का माल दूसरे देश में नहीं जा पाएगा, या फिर किसी व्यापार विशेष के लिए, किसी उद्योग विशेष के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की हो कि बिना लाइसेंस के आप ये उद्योग नहीं चला सकते या बिना लाइसेंस के आप ये व्यापार नहीं चला सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में। या फिर कोई कोटा लगा दिया। कोटा से यहाँ पे क्या मतलब है कि इतनी मात्रा से ज़्यादा वस्तु आप दूसरे देशों को नहीं भेज सकते, या दूसरे देशों से इतनी मात्रा से अधिक वस्तु आप अपने देश में आयात नहीं कर सकते। यानी कि उदारीकरण का क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण ये है कि आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें आयात, तो आयात का क्या मतलब होता है? आयात का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों से अपने देश में माल को मंगाएं। कैसे? आयात मतलब किसी भी वस्तु को हमें दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, ये आयात हो रहा है, मतलब हम मंगा रहे हैं। और निर्यात क्या होगा? निर्यात ये होगा, एक मिनट तो निर्यात ये होगा कि जब हम दूसरे देशों को अपने देश से कोई सामग्री भेज रहे हैं, यानी कि आयात में अपन दूसरे देश से अपने देश में मंगा रहे हैं और निर्यात में अपने देश से दूसरे देश में जो है सामग्री को भेज रहे हैं। तो जब सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा उदारीकरण। यानी कि जब वस्तुओं के आयात और निर्यात पर से व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। वो व्यापारिक प्रतिबंध किस रूप में हो सकते हैं? यानी कि किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता हो उस उद्योग को चलाने के लिए, या फिर किसी कोटा की आवश्यकता हो, यानी कि सरकार कोटा के तहत एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दे कि इस मात्रा से अधिक आप ना सप्लाई कर सकते हैं, ना डिमांड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में सप्लाई करा सकते हैं, ना कि अपने देश से दूसरे देश को माल सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात किसके अंतर्गत आती है? ये बात आती है उदारीकरण के अंतर्गत। कि उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है? उदारीकरण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसके तहत व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है। उचित प्रतिबंध यानी कि जो अनुचित प्रतिबंध है उनको हटा दिया जाता है। जो चीज़ सही है वो तो सही है, अगर किसी चीज़ को लेके उचित प्रतिबंध लगाया गया है वो ठीक है, लेकिन जब व्यापारिक
प्रतिबंधों को, यानी कि जो अनुचित व्यापारिक प्रतिबंध है उनको हटा दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द में क्या छिपा है? उदार छिपा है। उदार, उदार यानी कि लिबरल, लिबरल बनना कि आसानी से सब काम होता जाए। तो पहली बात यह है कि आर्थिक उदारीकरण, और दूसरी बात है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण को समझते हैं हम कि वैश्वीकरण क्या होता है। उदारीकरण हमने देख लिया, ये उदारीकरण अपना हो गया। अब अपन चलते हैं वैश्वीकरण की तरफ चलते। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण में ये होता है कि जब दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ अपने आर्थिक संबंध स्थापित कर लें, यानी कि एक देश से दूसरे देशों को माल सप्लाई किया जा रहा है, मतलब उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं डेवलप हो रही हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, मतलब कि एक ही जगह पे आपको अपनी कंट्री में ही, अपन भारत देश के निवासी हैं, अपन यहीं का उदाहरण लेके चलते हैं कि आप देखें कि आज की तारीख में हमारे देश में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु की उपलब्धता है। वो किसका परिणाम है? वो उसका परिणाम है किसका? वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण क्या कहता है? वैश्वीकरण कहता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिल जाती हैं और सब दूसरे देश जो हैं कई अन्य देशों के साथ व्यापार करने लगते हैं। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सुना होगा, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों कहा जाता है? उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसलिए कहा जाता है कि वो कंपनियां जो हैं कई राष्ट्रों में काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय का क्या मतलब होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी है कि जब कई सारे देशों में एक कंपनी ही अपना जो है साम्राज्य स्थापित करे, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहीं एक जगह हो सकता है, लेकिन उसकी कई सारी ब्रांचेस, जैसे कि ये कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी जो ब्रांचेस हैं कई सारी जगह पर फैली हो, ठीक है। यानी कि मान लो BCD, ठीक है, ये मान लो देशों के नाम है। एक कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर किसी एक जगह पे है, लेकिन उसकी ब्रांचेस जो हैं कई सारी जगहों पे फैली हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? कई देशों में अगर कोई एक कंपनी काम कर रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्योंकि वो बहुत से देशों में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी है, कई सारे नेशंस में काम कर रही है, तो उसके जरिए क्या हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो विश्व के कई देशों में काम कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण, किन किन के कारण? उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। तो सेवा क्षेत्र में उदारीकरण और वैश्वीकरण का योगदान बताया गया है। जब एक देश से दूसरे देश में माल सप्लाई होगा तो सेवाओं का भी आदान प्रदान होगा। यहाँ के लोग दूसरे देशों में अपनी सेवाएं देने जाएंगे, दूसरे देश के लोग अपने देश में सेवाएं देने के लिए आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस, आप और हमारे लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। ये किसके फलस्वरूप हुआ? वैश्वीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण उदारीकरण की अवधारणा कब आई थी? ये आई थी, मैंने आपको पढ़ाया था जब एनसीईआरटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और तीसरी चीज और बताई थी मैंने, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आए थे कब? जब आर्थिक सुधार की नीति आई थी। कब आई थी? 1991 में। कब आई थी? 1991 में, जब आर्थिक सुधार की नीति आई थी। आर्थिक सुधार की नीति
जब अपन ने वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी। इसीलिए जो है वो चैप्टर पहले पढ़ाया गया था, ताकि बाद में जब हम ये चैप्टर पढ़ें तो उसमें हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से आप जाके उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको ये जो कनेक्टिविटी मैंने बताई सेवा क्षेत्र से और इस पूरे चैप्टर से, वो सारी की सारी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सेवा क्षेत्र जो है किस तरीके से डेवलप हो रहा है उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से, यानी कि नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के माध्यम से सेवा क्षेत्र में किस तरीके से हमें विकास देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़े आगे। अब हम देखें कि सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है, सेवा क्षेत्र का रोल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब कि एक उद्योग जैसे लगाया जा रहा है तो उसमें कितनी सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो मान लो आपके भारत देश में है या भारत देश की ही कोई कंपनी है, तो वो कितने सारे लोगों को अपने क्षेत्र के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, पहला पॉइंट तो हो गया कि सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है। तो सेवा क्षेत्र के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी प्रगति में सहायक है। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो है आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र इतना विस्तृत होता जा रहा है कि उस क्षेत्र में बिना शिक्षित हुए नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सेवा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देता है। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। उसके लिए आपकी शिक्षा जो है सबसे पहले अनिवार्य है, क्योंकि पिछले 2 सेक्टर जो अपन ने पढ़े, सबसे पहला सेक्टर जिसकी हालत अभी वर्तमान में बहुत गंभीर है, पहले तो बहुत अच्छा होता था उस सेक्टर में, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो है अब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। भले ही हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, कृषि पर ही डिपेंड है, लेकिन उस क्षेत्र में अब रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। उसमें हमें क्या नजर आती है, उसमें हमें छिपी हुई बेरोजगारी नजर आती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जो आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र हमारे सामने है, उस क्षेत्र के विकास के लिए जो है और उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको अपने रोजगार का साधन चुनने के लिए जो है सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है। समृद्ध मानव पूंजी की पहली आवश्यकता क्या है, व्यक्ति का शिक्षित होना, तभी तो वो मानव पूंजी एक समृद्ध मानव पूंजी के रूप में जानी जाएगी। तो समृद्ध मानव पूंजी जो है एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देती है, साथ ही साथ जिसके कारण उसी समृद्ध मानव पूंजी और शिक्षित होने के कारण जो है लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं। आगे बात करें तो विश्व के सर्वाधिक विकसित देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के सेवा क्षेत्र, विकसित देश किन देशों को कहा जाता है, विकसित देश उन देशों को कहा जाता है जिन्होंने अपने संसाधनों का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर लिया हो, सही दिशा में यूज कर लिया हो। अब ऐसी कोई चीज नहीं बची उनके पास जो उन्हें यूज करके ना देखी हो। तो विकसित देश जो कि सबसे ज्यादा विकसित देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड, इनके सेवा क्षेत्रों में, इन देशों के सेवा क्षेत्रों के विस्तार में, विकास में जो है भारतीय मूल के दक्ष मानव संसाधन यानी कि आपकी और हमारी बहुत ज़्यादा भूमिका है। यानी कि विकसित देशों में लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए गए और हमारे भारत देश के लोग इतने सक्षम हैं कि उन्होंने दूसरे देशों के सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी योगदान दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई जब इतनी अच्छी मानव पूंजी, इतना अच्छा कुशल मानव संसाधन हमारे देश में ही उपलब्ध है तो भारत क्यों नहीं अभी तक विकसित देशों की श्रेणी में आ पाया है। उसका ये नतीजा, उसका ये कारण है
क्योंकि हमारे पास शुरू से उतनी टेक्नोलॉजी रही नहीं। किस संसाधन का यूज़ किस तरीके से करना है वो हमें यूज़ करना आया नहीं, तो उस वजह से सारे संसाधनों की उपलब्धता और कुशल मानव श्रम शक्ति होने के बावजूद भी, कुशल मानव संसाधन और अच्छी मानव पूंजी होने के बाद भी भारत वर्तमान में विकासशील देशों की श्रेणी में ही है। लेकिन भारत की श्रम शक्ति ने, भारत की मानव पूंजी ने दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, खास तौर से सेवा क्षेत्र के विकास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेवा क्षेत्रों के भागों के बारे में जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग है सरकारी सेवा और एक भाग है गैर सरकारी सेवा। तो सरकारी सेवा क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो सरकारी सेवा क्या है या गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? जब देश व राज्य की सरकार, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन दे, यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो किस क्षेत्र में कर रहे हो, सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको काम के बदले मंथली सैलरी या मासिक वेतन कौन देगा? सरकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सरकार देगी। केंद्र सरकार के अधीन होकर आप काम कर रहे हैं तो केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकार के अधीन में काम कर रहे हैं तो आपको कौन देगी सैलरी, कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? सरकारी सेवा कहा जाता है। अब यहाँ पे हम सरकारी सेवा के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्रों के उदाहरण जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि सैन्य सेवा। सैन्य सेवा 3 भागों में विभाजित होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो भी सैनिक काम कर रहे हैं वो किसके अधीन काम कर रहे हैं? वो सैनिकों के अधीन ही काम कर रहे हैं। उसके बाद देखें शिक्षा सेवा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो सरकारी सेवा क्षेत्र में जो है कौन आया? शिक्षा क्षेत्र या शिक्षा की सेवा भी आई। उसके बाद देखें स्वास्थ्य सेवा, गवर्नमेंट अस्पताल भी होते हैं। सरकार जो है कई सारी योजनाएं भी चलाती है कई सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में कराया जाता है, फ्री में कराया जाता है। सरकारी सेवाओं के द्वारा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे कैंप लगाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी किस कैटेगरी में आ गया? यहाँ पे सरकारी सेवा में आ गया। अभियंत्रण सेवा, इसको इंजीनियरिंग सेवा कहा जाता है, तो इंजीनियरिंग सर्विस भी जो है वो भी सरकारी सेवा में काम करती है। उसके बाद देखें वित्त सेवा और बैंकिंग सेवा, फाइनेंस सर्विस और बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल सरकारी बैंक भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? ये सारी बातें हुई सरकारी सेवा के बारे में कि कैसे सरकारी सेवा होती है और सरकारी सेवा में जो है सेवा क्षेत्र का सरकारी सेवा का जो भाग है वो किस तरीके से अपनी सेवाओं में आगे बढ़ रहा है और देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। आगे बढ़ें आगे देखें तो गैर सरकारी सेवा की बात करें। गैर सरकारी सेवा जैसे कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जब सरकार जो है खुद के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है उनके माध्यम से लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने का काम करती है, या लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, या फिर लोग खुद अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं को बना रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? गैर सरकारी या नॉन गवर्नमेंट सर्विस या फिर प्राइवेट सर्विस कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र के भी कुछ उदाहरण हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि बैंकिंग सेवा, प्राइवेट बैंक भी होती हैं, सरकारी बैंक भी होती हैं, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी होती हैं। दूर संचार सेवा यानी कि टेली कम्युनिकेशन सेवा, जैसे कि आपने सुना होगा रिलायंस जियो हो गई एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, यानी कि दूरसंचार सेवा है। उसके बाद देखें आप यातायात सेवा, ठीक है। तो जैसे कि आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में यात्रा करते समय आप सरकारी वाहन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे वाहन में जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत चलता हो, तो आप किसकी सेवा ले रहे हैं, आप एक गैर सरकारी सेवा ले रहे हैं। तो यातायात सेवा भी किस में आ गई, आपकी गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आ गई। आगे देखें स्वास्थ्य सेवा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं जहाँ से आप सर्विस लेते हैं। उसके बाद स्वरोजगार सेवाएं, या फिर कोई व्यक्ति खुद की ही कुछ सेवाएं उसकी होती हैं, खुद के ही रोजगार का क्षेत्र होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि वो ना कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, ना किसी सरकार के अधीन काम कर रहा है, उसका खुद का रोजगार है, तो मतलब प्राइवेट सेवा ही है, गैर सरकारी सेवा ही है। अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर काम कर रही हैं। कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों चलाते हैं, जैसे कि यातायात सेवाएं, बिल्कुल यातायात सेवाएं प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की भी होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की भी होती हैं। शिक्षा सेवाएं, गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। दूरसंचार सेवाएं, बिल्कुल दूरसंचार सेवाएं भी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी होती हैं। उसके बाद देखें बैंकिंग सेवाएं, गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, दोनों सेक्टर के बैंक होते हैं। तो इन सब का, इन सेवाओं का क्षेत्र जो है इतना व्यापक है कि सरकार अकेले सक्षम नहीं है। कई सारी सेवाएं जो कि सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में आती हैं, तो वो दोनों में क्यों आती हैं, क्योंकि सरकार अकेले सारा काम नहीं संभाल सकती, सारी सेवाएं लोगों तक अकेले नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए गैर सरकारी क्षेत्र की भी भूमिका उसमें बराबरी से होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र का महत्व। तो सेवा क्षेत्र के महत्व में सबसे पहले हम देखेंगे कि सकल मूल्य वर्धन क्या होता है, या जीवीए क्या होता है, जीवीए में किस तरीके से सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखें, सकल मूल्य वर्धन या सकल मूल्य। तो सेवा क्षेत्र जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भारत की जीडीपी बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी यही देता है। तो सेवा क्षेत्र का यहाँ पे आप ध्यान देना, वर्तमान आंकड़ों की बात कर रही हूँ, 2022-23 के आंकड़ों की बात कर रही हूँ। तो सेवा क्षेत्र कुल भारत के जीवीए के 137.51 लाख करोड़ रुपए का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 53.66% हिस्सा है, यानी 53.66% है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जीवीए क्या है, तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जीवीए की बात करें तो जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हिंदी में सकल मूल्य वर्धन कहा जाता है। अब सकल मूल्य वर्धन क्या होता है, तो सकल मूल्य वर्धन की बात करें तो अर्थव्यवस्था के जितने भी 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना है, यानी कि कुल वस्तुओं और कुल सेवाओं का मूल्य जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को मिला के वो जितना एक देश की अर्थव्यवस्था में होता है उसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए या सकल मूल्य वर्धन कहा जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति की बात करें, वर्तमान संदर्भ की बात करें 2022-23 में, कब की बात कर रहे हैं हम, 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की बात करें, 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो सेवा क्षेत्र के द्वारा भारत के जीवीए में 100% में से
53.66% सेवा क्षेत्र का है। जी हाँ, यानी कि सेवा क्षेत्र का 53.66% जो है भारत के जीवीए में कुल योगदान है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में या सकल मूल्य वर्धन में कुल इतना योगदान है। इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं। इस प्रकार देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है, यानी कि 100 में से जब 53.66% हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र का है, तो जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में भारत में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी हुई? सेवा क्षेत्र की हुई। आगे देखें कि सेवा क्षेत्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। अब सेवा क्षेत्र औद्योगिकीकरण को कैसे बढ़ावा देता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सेवा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं के वितरण के समर्थन में परिवहन, बैंकिंग, बिजली, मरम्मत या संचार जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जो किसी देश में उद्योग के विकास को सीधे प्रभावित करता है। तो औद्योगिकीकरण में कैसे बढ़ावा देता है? वस्तुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? वस्तुओं का निर्माण जो है उद्योगों में होता है। तो विनिर्मित वस्तुएं क्या है? यानी कि वे वस्तुएं जो उद्योगों में निर्मित हुई, अब उन वस्तुओं को वितरण किया जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ उन वस्तुओं की मांग है, डिमांड है, वहाँ पे उन वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी, यानी कि वितरण किया जाएगा। तो वितरण किनके द्वारा होगा? वितरण किनके द्वारा होगा? परिवहन सेवा के द्वारा होगा। मतलब अगर माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होना है तो बिना किसी ट्रांसपोर्ट के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो परिवहन किसका साधन है, या परिवहन किस क्षेत्र का एक भाग है? परिवहन जो है सेवा क्षेत्र का एक भाग है। तो परिवहन, बैंकिंग, अब जहाँ पे हम माल सप्लाई करेंगे, वो जहाँ पे माल सप्लाई किया गया वहाँ से पैसे आएंगे। तो पैसे कहाँ आएंगे? बैंक के माध्यम से आएंगे। जहाँ से हमने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदा, उनको भी हमें पैसे देने होंगे, तो वहाँ भी बैंकिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके बाद देखें बिजली। बिल्कुल, बिजली भी क्या है? एक सेवा क्षेत्र है। उद्योगों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार की बात करें तो वो भी किसका भाग है? वो भी सेवा क्षेत्र का एक भाग है। तो ये सारी चीजें जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गई, बिजली हो गई, मरम्मत हो गई, या कम्युनिकेशन या संचार जैसी सुविधाएं हो गई, वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ रही हैं। और किसमें सहयोग दे रही हैं? औद्योगिकीकरण में सहयोग दे रही हैं, जिससे सेवा क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इतनी बात हुई क्लियर। चलिए अब आगे देखें। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और आसानी से चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि परिवहन प्रणाली की बात करें तो परिवहन प्रणाली मजदूरों, कच्चे माल और तैयार माल को उनके गंतव्य तक ले जाने में मदद करती है। बिल्कुल करती है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, परिवहन प्रणाली जो है, कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। अब मजदूरों के द्वारा जो कच्चा माल उपयोग किया गया और उस कच्चे माल को उपयोग करके कोई वस्तु बनाई गई, तो वो वस्तु जो है या तैयार माल जो है वो जहाँ तक पहुँचाना है उसको भी कौन पहुँचाएगा? वो किस माध्यम से पहुँचेगा? परिवहन सेवा के माध्यम से पहुँचेगा। फिर उत्पाद के लिए, बाजार बनाने के लिए संचार नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यानी कि जो प्रोडक्ट एक उद्योग से निकल के आया, अब उसके प्रचार के लिए, उसके विस्तार के लिए किसकी आवश्यकता हुई? संचार नेटवर्क की आवश्यकता हुई, कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता हुई। और उद्योगों की समृद्धि के लिए हमें बैंकिंग की आवश्यकता हुई। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपना खुद का एक उद्योग खोलना है तो इतनी पूंजी जरूरी नहीं है कि उसके पास हो ही कि स्वयं की पूंजी का उपयोग करके वो पूरा एक उद्योग खड़ा कर सके। तो हो सकता है कि उसने बैंक से अपना उद्योग खड़ा करने के लिए पैसा उधार लिया हो। ठीक है, तो बैंकिंग की भूमिका हो गई। साथ ही साथ जो भी वो माल सप्लाई कर रहा है, जिसको सप्लाई किया है, वहाँ से भी पैसा किस में आएगा? बैंक में ही आएगा, उसके अकाउंट में आएगा। और बिजली की आवश्यकता तो होती ही है। कोई भी उद्योग कैसे चलेगा? बिना बिजली के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र के साधन हैं, सेवा क्षेत्र की ही चीज़ें हैं, सेवा क्षेत्र के उदाहरण है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाली चीज़ें हैं जो कि औद्योगिकीकरण में अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा बाजार से प्रतिक्रिया, तेज डिलीवरी और साथ ही उत्पादों को अनुकूलित करने की दक्षता सभी सेवा उद्योगों पर निर्भर है। बिल्कुल है। इतनी बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र का औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब कृषि का विकास, अब ये जानेंगे कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से कृषि का विकास किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करता है। तो सेवा क्षेत्र नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करके कृषि उत्पादों के विकास में मदद करते हैं। जैसे कच्चे माल और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से कृषि द्वारा जो उत्पादन होता है, जो कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा? सेवा क्षेत्र पहुंचाएगा अपनी परिवहन सेवा के माध्यम से। सेवा क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र जो है, श्रमिकों को उचित तकनीकी ज्ञान या तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा या ज्ञान किस क्षेत्र का हिस्सा है? सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। अगर मजदूरों को कुछ होता है तो कौन सहायता करेगा? चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सेवा से संबंधित क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र जो है संचार और परिवहन प्रणालियों के एक संगठित नेटवर्क की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, जो कि श्रमिकों के बीच गतिशीलता और जानकारी बढ़ाने में मदद करता है। श्रमिकों को भी हर एक जानकारी प्राप्त होती है, उनके बीच गतिशीलता बढ़ती है, वो तेजी से काम करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि जो हो रही है वो सेवा क्षेत्र के माध्यम से किस तरीके से हो रही है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र किस तरीके से आपको एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ प्रोवाइड कराता है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें। तीसरी चीज बैंकिंग और बीमा के साथ साथ संचार और परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करके सेवा क्षेत्र ने देश में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जीवन की गुणवत्ता। अब जीवन की गुणवत्ता या लाइफ स्टाइल को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छे लेवल की लाइफ कैसे जी सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, अगर आप शिक्षित हैं। दूसरी बात स्वास्थ्य के माध्यम से। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति बीमार होता है और स्वास्थ्य सुविधाएं हो ही ना, तो भी बीमार होता चला जाएगा, उसकी तो लाइफ ही नहीं रहेगी। अगर लाइफ को बचाना है तो उसको स्वास्थ्य सुविधाओं का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारे देश में मौजूद भी हैं। उसके बाद हम देखें बैंकिंग और बीमा। बैंकिंग कैसे? बचत के माध्यम से हम अपना पैसा बचा के कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसा उधार कहाँ से लेते हैं? हम लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। हम अपना मेडिकल बीमा कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र भी सहायक है। उसके बाद देखें संचार और परिवहन। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, संचार सेवाएं हैं, उनके माध्यम से हम एक ही सेकंड में किसी से बात कर सकते हैं। कोई भी जानकारी कोई भी जानकारी हम तक पहुंच सकती है, कोई भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे देश विदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें, यानी कि जो सेवा क्षेत्र की चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा,
या संचार, परिवहन, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि आपके जीवन को, आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना रही हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी को डे बाय डे इन्हेंस कर रही हैं। और इस प्रकार देश के मानव विकास सूचकांक HDI को बढ़ाने में भी मदद कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। आगे देखें, आगे बढ़े, बाजार के विकास की बात करें कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से बाजार का विकास कैसे होता है। तो यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र। तो जो सेवा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। काफ़ी सारी सेवाएं हमने इसके ऊपर भी देखी, उसके पहले भी देखी। और इस प्रकार कृषि और उद्योगों दोनों के लिए तैयार माल के साथ साथ कच्चे माल या अर्ध तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ वो बाजार तक कैसे पहुंचेगा? बाजार तक पहुंचेगा परिवहन के माध्यम से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, संचार यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से। जब उसका प्रचार प्रसार होगा तब वस्तुएं जो हैं बाजार में पहुंचेंगी और बाजार में बिकेंगी। उससे क्या होगा? उसी से तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो यहाँ पे आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के द्वारा देखा कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास में सहायक है। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। देखते हैं कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरीके से वृद्धि होती है। चलिए, तो सेवाओं में भारत के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। कैसे की गई है? देश ICT सेवाओं से, ICT यानी कि ICT का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी बात हुई। देखो, तो देश ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT सेवाओं में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया है, बिल्कुल बन गया है, जिससे निर्यात कई गुना बढ़ गया। ICT के माध्यम से क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है? ICT के माध्यम से, संचार सेवाओं के बढ़ने के माध्यम से जब दो देशों के बीच संचार सुविधाओं का विकास हो रहा है तो व्यापार में भी विकास हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। हम दूसरे देशों से चीज़ें आयात करने लगे हैं और साथ ही साथ अपने यहाँ बने हुए प्रोडक्ट दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कि निर्यात करने लगे हैं, और भारत के व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई है। उसके बाद देखें तो सेवा निर्यात ने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की मात्रा बढ़ाकर और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र में श्रम को पुनः आवंटित करके समावेशी आर्थिक प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। यानी कि सेवा क्षेत्र के जरिए जो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है तो उससे क्या है कि अच्छी से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां लोगों को मिलने लगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने लगी है, लोग दूसरे देशों में जाके नौकरी कर रहे हैं और अच्छी सैलरी के साथ वो नौकरी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ICT के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, यानी कि आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है, जिसके चलते इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे का देखें। सेवा क्षेत्र क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करता है। तो चलिए जानते हैं कि सेवा क्षेत्र क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे दूर करता है। तो सेवा क्षेत्र ने हर छोटे शहर और गांव को संचार और परिवहन की सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से जोड़ना संभव बना दिया है। बिल्कुल, क्षेत्रीय असमानता का अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले।
तो क्षेत्रीय असमानता यानी कि किसी क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और किसी क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यानी कि जैसे हर क्षेत्र में, मतलब किसी क्षेत्र में हर एक सुविधा, परिवहन की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, संचार की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं उसके पास वाले या किसी दूर वाले क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समानता नहीं दिख रही है दो क्षेत्रों के बीच में, तो असमानता दिख रही है। यानी कि इसे क्या कहा जाएगा, जब दो क्षेत्रों में समानता ना दिखे, वहां पे समान सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय असमानता कहेंगे। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र ने क्षेत्रीय असमानता को कैसे दूर किया है कि हर छोटे से छोटे गांव, शहर, हर जगह संचार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बैंकिंग की सुविधाएं, सारी सुविधाएं मौजूद कर दी हैं। और उसी के माध्यम से जो है एक गांव दूसरे गांव से, एक गांव दूसरे शहर से, और शहर गांव से, नगर शहर से, नगर गांव से, इस तरीके से हर क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़ा है। और किसके माध्यम से जुड़ा है, किसके माध्यम से जुड़ा है, सेवा क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा है। इसके अलावा देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं के विस्तार ने पूरे देश में क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को दूर करने में मदद की है। तो इस पॉइंट के जरिए हमने क्या जाना कि सेवा क्षेत्र जो है सारे क्षेत्रों में संतुलन बनाने का काम करता है। क्षेत्रीय असमानता को सेवा क्षेत्र ने, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, उसने क्षेत्रीय असमानता को विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ 8 पॉइंट्स में हमने सेवा क्षेत्र के महत्व को जाना है। अब आगे के सेशन में हम इसके आगे कि रोजगार और सेवाओं का जो अपना चैप्टर है उसका पार्ट 2 जो है हम जानेंगे और देखेंगे कि और रोजगार वृद्धि में सेवा क्षेत्र का किस तरीके से महत्व है। तो आगे के सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे जो YouTube चैनल है, वेबसाइट और एप्लीकेशन है, उससे जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उससे आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है ये सारे टॉप कोर्सेज। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।